नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल एडोस्थली पर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा रहा हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये जितनी भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। क्वेश्चंस हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी परीक्षा है आपकी, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो भी परीक्षा में आप बैठेंगे, अगर जीएस का पेपर है वहाँ और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया है या तो वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएँ बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, द प्राइसेस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग अप बफर स्टॉक्स इज नोन एज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार जिस कीमत पर खाद्यान्न खरीदती है हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन बी प्रोक्योरमेंट प्राइस, खरीद मूल्य। ऑप्शन सी इशू प्राइस, निर्गम मूल्य। या ऑप्शन डी सीलिंग प्राइसेस, अधिकतम कीमतें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोक्योरमेंट प्राइस, क्योंकि प्रोक्योरमेंट प्राइस ही वो प्राइस होता है जिसका सरकार एफसीआई जैसे एजेंसीज का इस्तेमाल करके फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है एमएसपी के दरों पर, ताकि जो पीडीएस शॉप्स है और वहाँ से जो गरीबों को सस्ते दामों पे एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाई जाती है, जिसमें एसेंशियल फूड ग्रेन्स लाइक वीट, राइस। तो इन चीज़ों को पीडीएस शॉप्स में जो बीपीएल फैमिलीज़ को प्रोवाइड करवाई जाती है, उनके लिए एफसीआई के जैसे एजेंसीज का इस्तेमाल करके सरकार फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है और एक बफर स्टॉक मेंटेन करती है, ताकि देश में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आई या फिर सुखाड़ पड़ गया देश में, तो उन सारी स्थिति में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। इसलिए सरकार जिन कीमतों पर किसानों से अनाजों को प्रोक्योर करती है उसको हम प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। तो दिस इज द स्पेसिफिक प्राइस एट विच द गवर्नमेंट प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बफर स्टॉक्स। मान लीजिए जब भी मार्केट प्राइस एमएसपी के दरों से नीचे चला जाता है तो सरकार उस समय आती है और एमएसपी के दरों पर फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर कर लेती है। तो इससे एक तरह से किसानों के पास सिक्योरिटी रहती है। तो ऑफिशियल जो टर्म है वो है प्रोक्योरमेंट प्राइस, जिस पे सरकार फूड ग्रेन्स को परचेज करती है किसानों से। चलिए हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वाइट लेवल एटीएम्स और ओपन वाइट लेवल एटीएम किसके द्वारा खोले जाते हैं? ऑप्शन ए माइक्रो फाइनेंस यूनिट, माइक्रो फाइनेंस इकाइयाँ। ऑप्शन बी कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। ऑप्शन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज या आरआरबीज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो वाइट लेवल एटीएम्स बेसिकली जो गैर बैंकिंग इकाइयाँ हैं उनके द्वारा खोली जाती है। मेन एम था नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ को एटीएम खोलने की परमिशन देने का, कि जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं, जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, उनमें भी एटीएम का जो प्रचार प्रसार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में एटीएम की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके, इसलिए नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ को भी एटीएम खोलने की परमिशन दी गई आरबीआई द्वारा। मान लीजिए आपके पास एसबीआई का कार्ड है, बट जरूरी तो जो अगर वाइट लेवल एटीएम्स है तो उसमें सारे बैंक्स के कार्ड एक्सेप्ट होते हैं। किसी भी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो एटीएम में सर्विसेज मिलती है कंसर्न बैंक की, वो यहाँ पे भी मिलेगी आपको, जैसे बिल पेमेंट की सर्विस, पिन अपना बदल सकते हैं आप, पैसा का विड्रॉल हो सकता है, फिर डिपॉजिट कर सकते हैं अपने पैसे को आप। तो वाइट लेवल एटीएम बेसिकली नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ द्वारा खोले जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लें। आपने भी यहाँ से पैसा ज़रूर निकाला होगा,
जैसे आपने सुना होगा इंडी कैश, ये वाइट लेवल एटीएम का एग्जाम्पल है। हिटाची मनी स्पॉट, तो वाइट लेवल एटीएम्स का लाने का यही था आरबीआई का मोटिव कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जा सके, एटीएम का जो एसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कन्वीनियंट हो सके लोगों के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को फुलफ़िल करना, बैंक्स के कॉस्ट को कम किया जा सके, जो एटीएम को मेंटेनेंस में उनका खर्च होता है तो उसको एक तरह से कमी आती है जब बैंक्स इन ऑपरेशन से फ्री हो जाती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर इंडस्ट्रीज हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वेटेज इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्योग का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भार का अनुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन डी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, रिफाइनरी प्रोडक्ट। आईआईपी पता है आपको कि की इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का इंडिया में, की इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, और जो इसका जो प्रकाशन होता है वो मंथली होता है। और इसको कौन पब्लिश करता है? पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ के द्वारा इसका पब्लिश किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, MOSPI। ये की इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को मेज़र करने का की पैमाना है। आईआईपी के बेसिस पे हम मेज़र करते हैं, बिकॉज इट मेजर्स द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। measure the short term changes in volume of industrial production। बेस ईयर क्या है पूछ दिया जाए अगर आईआईपी का, तो आपका बोलिएगा आप 2011-12। और इसमें बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है इसमें हम करते हैं, ब्रॉड सेक्टर्स के रूप में बांटते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसको एक क्लासिफाई करने का एक और भी तरीका है यूज बेस्ड सेक्टर्स के रूप में। तो जो भी इंडस्ट्रीज इसमें आती है उनका क्लासिफिकेशन हम ऐसे करते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, और यूज बेस्ड सेक्टर जिसमें बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम जानते हैं कि कोर इंडस्ट्री का वेटेज कितना होता है आईआईपी में। तो कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज होता है वो होता है 40.27%। और इसमें कुल 8 कोर इंडस्ट्रीज शामिल है, जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं सजा रहा हूँ वेटेज वाइज। सबसे पहले रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेटेज है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर आपका क्रूड ऑयल, फिर आपका नेचुरल गैस, फिर आपका सीमेंट एंड फाइनली फर्टिलाइजर्स। तो ओवरऑल वेटेज जो है कोर इंडस्ट्रीज का आईआईपी में वो है 40.27%, और इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है 28.04%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच 5 ईयर प्लान कैम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के साथ आई थी? ऑप्शन ए 4th 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 5th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी 6th
5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन डी 7th 5 ईयर प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 5th 5 ईयर प्लान। तो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा हो, बिजली की सुविधा हो, उनमें सुधार लाने के लिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 5th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा, या ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा। इनका जो टेन्योर था वो था आपका 17 फरवरी 1953 से 21 सितंबर 1963 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा साहब को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। फिर पुनः श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी गुलजारी लाल नंदा साहब को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो इस तरह वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल संभाला था, बहुत ही कम समय के लिए। और ये महान राजनीतिज्ञ और एक अर्थशास्त्री थे। और गुलजारी लाल नंदा साहब को पहला डिप्टी चेयरमैन भी बनाया गया था प्लानिंग कमीशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स रिपोर्ट? कौन सा संगठन विश्व विकास संकेतक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी WTO विश्व व्यापार संगठन, या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन डी सॉरी, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट 1978 से ही प्रतिवर्ष इसका प्रकाशन किया जा रहा है। यह आज विश्व की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति के लिए एक अमूल मार्गदर्शक है। यह रिपोर्ट देशों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलनात्मक नोट भी देती है। इस तरह यह रिपोर्ट दुनिया की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिकी और पर्यावरणीय स्थिति का विश्लेषण करती है और नीति सिफारिशें भी देती है। तो कौन सा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए उसके लिए सुझाव भी देती है। विकासशील देशों के लिए कौन से नए नए अनुसंधान को अपने देश में लागू करना चाहिए ताकि विकासशील देश भी तेज़ी से तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो हर साल 1978 ईस्वी से इस रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व बैंक के द्वारा किया जा रहा है। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, capital adequacy ratio is the amount that the banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the amount holder fail to repay any dues। पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों को अपने स्वयं के कोष के रूप में बनाए रखना होता है ताकि खाता धारक द्वारा बकाया राशि चुकाने में विफल रहने पर बैंकों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ऑप्शन बी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्रत्येक बैंक द्वारा तय किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 ओनली। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक विनिमायक उपाय है जो बैंकों की वित्तीय ताकत को मापता है। CAR यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने दायित्वों का भुगतान कर सकता है और वित्तीय संकट आने पर भी वो स्थिर रह सकता है। उच्च CAR जमाकर्ताओं को नुकसान की स्थिति में बैंक के दिवालिया होने से बचाता है। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR बैंकों की वित्तीय मजबूती का एक महत्वपूर्ण सूचक है और यह बैंकों को वित्तीय संकट से निपटने और डिपॉजिटर्स को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो मेन पर्पस यही था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, टू इंश्योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव, जो भी वित्तीय संस्थान है, हैव इनफ कैपिटल टू एब्जॉर्ब लॉसेस।
and they remain solvent. इंसॉल्वेंसी की स्थिति ना आ पाए, बैंक का दिवालिया ना हो, इसको बचाने के लिए CAR नॉर्म्स को लाया गया है। बेसल अकॉर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, वो बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए। और इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हर एक देश की सेंट्रल बैंक होती है, उसके द्वारा कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है इसके बारे में बताया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के तहत बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस रहता है, और ये साउंड फाइनेंशियल सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए नॉर्म्स बहुत ही ज़रूरी है। बट इसका जो डिसाइड होता है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ABC इंडेक्स अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन संचार, ऑप्शन सी हेल्थ स्वास्थ्य, या ऑप्शन डी शिक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हेल्थ। ABC का फुल फॉर्म होता है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। और ये चार जो बेसिक एस्पेक्ट्स है चाइल्ड के वेलबींग का, उसको मापन करता है। कौन से चार पैरामीटर्स का ये मापन करता है? एक सर्वाइवल, दूसरा इम्यूनाइजेशन टीकाकरण, तीसरा न्यूट्रिशन, चौथा स्कूलिंग। तो इस तरह ABC सूचकांक बालक भलाई के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके भलाई के चार अहम पहलुओं को मापता है। ये पहलू है जीवन रक्षा, टीकाकरण, पोषण और स्कूली शिक्षा। अगर हम आदर्श रूप से देखें तो हर एक 5 साल के बच्चों को की उम्र के बच्चों के लिए ये चारों पैमाने उन्हें प्राप्त होने चाहिए, और जिन बच्चों को इन सभी चीज़ों का एक्सेस मिलता है उनका ABC इंडेक्स में 100% रैंक प्राप्त होता है। तो हम समझ गए कि ये बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े चार अहम पहलुओं को मापन करता है। तो ABC इंडेक्स के द्वारा हम अलग अलग राज्यों के हेल्थ स्टेटस का मापन कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टमेंट्स इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? मतलब जो पहले आए हैं उनको आपको पहले चूज़ करना है, जो बाद में आए हैं उनका आपको बाद में चूज़ करना है। 1 पॉइंट है MRTP एक्ट, MRTP अधिनियम, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उद्योग विकास और विनियम अधिनियम, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको पता होना चाहिए कि MRTP एक्ट 1969 में आया था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आपका 1951 में लाया गया था, फेरा 1973, और आपका बच गया मिनिमम वेजेस एक्ट, ये 1948 में आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होगा वो होगा आपका सबसे पहले मिनिमम वेज एक्ट 1948, उसके बाद आपका 2 इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद आपका MRTP एक्ट, और उसके बाद फेरा 1973। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 4213। द भिलाई स्टील प्लांट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रशिया। USSR की मदद से सोवियत यूनियन जो था
उसकी मदद से भिलाई स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया था 1955 ने, जिसने अपना उत्पादन 1959 से स्टार्ट कर दिया था। भिलाई स्टील प्लांट आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है ये। सेकेंड फ्लाइव ईयर प्लान में इसकी स्थापना की गई थी, ये आप याद रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1955। किसके मदद से? सोवियत यूनियन की मदद से। तो ये छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है ये। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, बजट डेफिसिट, बजट घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा और प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, इनको हमको मैच करना है। तो इसको मैच करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का हो जाएगा एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरोइंग्स। बजट डेफिसिट का हो जाएगा एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का अधिक होना। उसके बाद अब बचा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरोइंग, ये फिस्कल डेफिसिट हो गया, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है? ऑप्शन ए बैंक रेट, ऑप्शन बी CRR, ऑप्शन सी प्राइम लेंडिंग रेट, ऑप्शन डी स्ट्रेचुड लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट बेसिकली वो रेट होता है जिसको कमर्शियल बैंक्स चार्ज करते हैं अपने जो मोस्ट उनके क्रेडिट वर्थी कस्टमर्स होते हैं, खासकर कॉर्पोरेट कस्टमर्स, उनको जो वो प्रीफरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनको प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता है। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इस रेट को खुद डिसाइड करते हैं, इसको RBI के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी प्राइम लेंडिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज सेट अप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए तेंदुलकर कमेटी, ऑप्शन बी सक्सेना कमेटी, ऑप्शन सी लकड़ावाला कमेटी, ऑप्शन डी हासिम कमेटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हासिम कमेटी। हासिम कमेटी को प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2010 में सेटअप किया गया था और 2012 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 24 दिसंबर 2012 ईस्वी को। तो 24 दिसंबर 2012 ईस्वी को हासिम समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट योजना आयोग को सौंप दी थी और अपनी रिपोर्ट में हासिम समिति ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए तीन चरण की पहचान की प्रक्रिया की सिफारिश की थी, जिसमें स्वचालित बहिष्करण, स्वचालित समावेशन और इसी क्रम में शेष शहरी परिवारों का स्कोरिंग सूचकांक शामिल है। तो ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, ऑटोमेटिक इंक्लूजन और एक स्कोरिंग इंडेक्स जो भी रिमेनिंग अर्बन फैमिलीज बच गई। तो ये 3 पैमाना बताया था, 3 स्टेजेस, जिससे अर्बन पुअर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हासिम समिति ने ये त्रिस्तरीय फॉर्मूला बताया था। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जापान, बिकॉज जो 5 UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं चाइना, रशिया, UK, USA और बचा आपका फ्रांस। जापान UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है।
जानते हैं आपकी जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2000। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। तो छोटे किसानों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को लाया गया था, ताकि फार्मर्स को अफोर्डेबल क्रेडिट मिल सके थ्रू फॉर्मल सोर्सेस, क्योंकि इससे पहले किसानों की जो निर्भरता थी वो इनफॉर्मल सोर्सेज लाइक मनी लेंडर्स, साहूकार लोगों पे ज़्यादा थी, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे फार्मर्स से वो बहुत ही हाई होता था। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लाया गया ताकि टाइमली और एडुकेट क्रेडिट प्रोवाइड की जा सके एग्रीकल्चर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए किसानों को। और किसी स्कीम का जो मॉडल था वो नाबार्ड द्वारा इस मॉडल को प्रिपेयर किया गया था, और आर.वी. गुप्ता समिति के रिकमेंडेशंस के पे ये बेस्ड था। और इस स्कीम को आज कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन कार्ड्स को इशू करती है। तो 5 लाख रुपए तक का लोन बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है किसानों को। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द अंत्योदय अन्ना योजना लॉन्च्ड? अंत्योदय अन्ना योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2000। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत की गई थी। आज ये अंत्योदय अन्ना योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का पार्ट है, और इसके तहत जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज़ हैं, जो पुअरेस्ट हैं बीपीएल फैमिलीज़ में, पुअरेस्ट एवं बीपीएल फैमिलीज़, उनको पर हाउस होल्ड 35 kg अनाज प्रोवाइड किया जाता है। 35 kg फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ। तो आप समझ गए, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। आज ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हिस्सा है, और इसके तहत जो पुअरेस्ट एवं बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको 35 kg फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है पर मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। प्रश्न संख्या 17, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू? संरचनात्मक बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न होती है? डिफ्लेशनरी कंडीशंस, उपस्फीति की स्थितियां, हैवी इंडस्ट्री बायस, भारी उद्योग पूर्वाग्रह, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स कच्चे माल की कमी, या फिर इनएडुकेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब देश में जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की सप्लाई नहीं हो रही होती है। मिसमैच होता है जब डिमांड और सप्लाई में, तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है। तो जब मिसमैच होता है स्किल सेट जो लेबर्स के पास अवेलेबल है और डिमांड के बीच, तो फिर उस समय स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे कंप्यूटर जब आया था तो टाइपराइटिस्ट लोग एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए थे कुछ समय के लिए। उसी तरह जैसे अब एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें बहुत सारे लोगों के जॉब की जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो जब मिसमैच अराइज होता है तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। तो बेसिकली ये डायनेमिक्स ऑफ लेबर मार्केट के तहत इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, जब अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग होने लगेगा कृषि में, तो एक तरह से जो लेबर खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं वो डिस्प्लेस होंगे। तो संरचनात्मक बेरोजगारी तब अराइज होती है जब जिस स्किल सेट की मांग है उस स्किल सेट की सप्लाई नहीं है मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखा जाए। ग्रेसम लॉ इज रिलेटेड टू? ग्रेसम नियम किससे संबंधित है? कंजम्पशन एंड डिमांड, उपभोग और मांग, सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग, ऑप्शन सी सर्कुलेशन ऑफ मनी, धन का प्रचलन,
या ऑप्शन डी डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का वित्त पोषण। तो इसका है सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्कुलेशन ऑफ मनी। ग्रेसम लॉ बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ मनी को बताता है और ये लॉ कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 19, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इज इक्वल टू द। जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, प्रत्यक्ष कर राजस्व, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, अप्रत्यक्ष कर राजस्व, या फिर कैपिटल डिप्रिसिएशन, पूंजी का मूल्यह्रास। तो इसका जो करेंट आंसर होगा वो होगा कैपिटल डिप्रिसिएशन। तो जब हम जीएनपी में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस कर देते हैं तो हमें एनएनपी मिलता है। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी, इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, कैपिटल डिप्रिसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज एन एफिलिएट ऑफ। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसका सहयोगी है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ऑप्शन सी आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आईबीआरडी, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक के तहत 5 एफिलिएट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसमें आपका आईबीआरडी हो गया, उसके बाद आईडीए हो गया, आईएफसी हो गया, मीगा होगा और आईसीएसआईडी हो गया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बेसिकली प्राइवेट लेंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक का। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बेसिकली प्राइवेट इंटरप्राइज को बढ़ावा देता है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसमें आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी आता है। मीगा का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, आईसीएसआईडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, आईडी आप जान गए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो यही था आज के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन मेरा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं अपडेट्स लेके आता हूं। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नई नई गवर्नमेंट वैकेंसीज को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ ये इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।